आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कॉजेज होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के और कौन कौन से थायराइड हार्मोन होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं, उसमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं और इसको हम कैसे पहचानते हैं, कौन सा टेस्ट इसके लिए किया जाता है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। कुछ डाइट टिप्स मैं लास्ट में आपको दूंगा कि ऐसे पेशेंट को क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ें आप इनको फ़ायदा करेंगी खाने में। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले थायराइड के बारे में। दोस्तों थायराइड एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड है जो एक बटरफ्लाई शेप का छोटा सा ग्लैंड आपके नेक पे पाया जाता है और इसका जो काम होता है वो होता है थायराइड हार्मोन निकालना। ठीक है, थायराइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं T4 थायरोक्सिन और T3। तो T4 इसमें मेजर हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में जिसका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, वही सारे काम आपके करता है। अब जो शरीर की जो कोई भी एक्टिविटी है वो जिसमें एनर्जी लगती है या कोई भी शरीर की जो ओवरऑल ऊर्जा वो थायराइड हार्मोन से ही चलती है। अगर कोई सांस लेता है तो भी आपका जो एक एनर्जी लग रही है इसमें भी थायराइड हार्मोन की ज़रूरत पड़ रही है। अगर दिल धड़क रहा है, धड़कन है, उसमें भी थायराइड हार्मोन की ज़रूरत है क्योंकि एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, अगर ये हाथ मूव कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी A to Z उसमें आपके थायराइड हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें एनर्जी लग रही है तो BMR यूज़ हो रहा है और इसका मतलब थायराइड हार्मोन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ, तो ये हो गई BMR की बात, थायराइड हार्मोन के रोल की बात। और जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं T4 और T3। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि ये हाइपोथायराइडिज्म क्या चीज़ है। अब हाइपोथायराइडिज्म में होता क्या है कि जब नॉर्मली जो एक थायराइड का T4 का T3 का बॉडी में ब्लड में एक लेवल होता है जिसके थ्रू सारी गतिविधियां आपकी जो है, जो मैंने डिस्कस की अभी, जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली चलती रहती है। पर कुछ कारणों से अगर ये थायराइड हार्मोन अपने फंक्शनिंग प्रॉपर ना करे तो बॉडी में T4 T3 की कमी हो जाती है और उसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है या थायराइड हार्मोन की बॉडी में कमी हो जाती है। जो सबसे कॉमन पाई गई है वो है ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड हाशिमोटोज डिजीज। जी हाँ, इसमें होता क्या है, ऑटो इम्यून बोलते हैं कि जब शरीर की जो ताकत है जो बीमारियों से लड़ने की वो शरीर को ही नुकसान, शरीर के पार्ट्स को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, तो उसमें इसको ऑटोइम्यून बोलते हैं। अब इसमें इस बीमारी में हाशिमोटोज थायराइडाइटिस में क्या होता है कि जैसे सपोज मान लीजिए कोई बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन होता है तो वो बॉडी उससे लड़ने के लिए कुछ एंटीबॉडीज़ बनाती है। ठीक है, अब वो एंटीबॉडीज़ बॉडी में बनती हैं और वो उससे लड़ती हैं, बैक्टीरिया वायरस से लड़के उसको ख़त्म कर देती है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो थायराइड को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। अब जब थायराइड को नुकसान पहुंचेगा तो हार्मोन बन नहीं पाएगा, T4 T3 बॉडी में कम हो जाएगा। ठीक है, और कंडीशन आ जाएगी हाइपोथायराइडिज्म की। जी हाँ, जिसको बोलते हैं कि इसको थायराइड है जबकि इसको हाइपोथायराइडिज्म होता है। ठीक है, तो हार्मोन कम हो जाएगा। अब एक कंडीशन होती है दोस्तों हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में जो है ये हार्मोन ज़्यादा पाया जाता है, तो जब इस कंडीशन को ट्रीट करते हैं, खासकर एक रेडियो एक्टिव जो आयोडीन होती है उससे ट्रीट करते हैं, तो जब भी थायराइड का लेवल काफ़ी कम हो सकता है और उसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, तो हाइपोथायराइडिज्म वाली कंडीशन आ सकती है। तो ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा, अगर कोई सर्जिकली या हम इसको रिमूव ही कर दें, सर्जरी के थ्रू अगर थायराइड को रिमूव कर दें, जैसे कि कोई कैंसर हो जाए या ट्यूमर हो जाए थायराइड में, तो उसको रिमूव करना पड़ता है। तो जब रिमूव हो गया तो थायराइड बनेगा नहीं, तो फिर वो कंडीशन आ जाएगी हाइपोथायराइडिज्म की। अब कुछ कैंसर्स में रेडिएशंस दी जाती हैं, जैसे कि हेड एंड नेक के, सिर के और ये गर्दन के कैंसर में खासकर, या ल्यूकेमिया ब्लड के कैंसर्स में जो रेडिएशन जिसको बोलते हैं सिकाई वो करी जाती है, तो उसमें भी थायराइड कम हो जाता है, उसमें भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। कुछ मेडिसिन से भी ये हो सकता है, जैसे कि कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम में मेडिसिन दी जाती हैं या हार्ट की प्रॉब्लम में दी जाती हैं उसमें भी, या फिर कैंसर वाले ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन, कीमोथेरेपी में। के बारे में कि ऐसे पेशेंट में क्या क्या लक्षण होते हैं, तो ऐसे पेशेंट में थकान बहुत ज़्यादा होती है, इनके जॉइंट्स वगैरह में, मसल्स में पेन होगा, वो स्टिफ हो जाएंगे। ठीक है, इनमें वेट ज़्यादा होगा, वेट गेन होता है, और पफीनेस होती है। पफीनेस मतलब स्वेलिंग होगी, मुंह पर स्वेलिंग होगी, हाथ पैरों में भी स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, ऐसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा और इनकी मेमोरी, इनकी हार्ट बीट कम हो जाती है, ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इसमें पसीने बहुत कम आते हैं
बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं, जो खाल होती है, चमड़ी जो इनकी स्किन होती है वो बहुत ड्राई होती है, सूखी होती है, नाखून भी टूट सकते हैं, ब्रिटल हो सकते हैं नाखून। फीमेल्स में दोस्तों ये जो उनकी इनफर्टिलिटी का इशू आ सकता है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। ऐसे में अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो उसमें भी इशू हो सकते हैं, प्रेगनेंसी मिस कैरेज हो सकता है, ठीक है। और लो बर्थ वेट हो सकता है या बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं बच्चों को, अगर उसमें ऐसा हाइपोथायराइडिज्म उस टाइम पर है। और अगर कि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा पीरियड हो सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है या बिल्कुल पीरियड बंद भी हो सकते हैं, एक रफनेस होती है ऐसे पेशेंट्स की आवाज़ में। तो अब दोस्तों बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो कुछ साइंस होते हैं ऐसे डायग्नोसिस हाइपोथायराइडिज्म का कैसे पता लगाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए अल्टीमेट तो लैब टेस्ट ही होते हैं, पर उससे पहले ये सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि अगर ऐसे लक्षण है तो डॉक्टर्स के लिए इसको पता लगाना आसान होता है। और पेशेंट भी कहीं ना कहीं अपने बारे में ऐसा सोच सकता है कि इसको अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। या फिर कुछ साइंस हो सकते हैं, जैसे कि अब ये ऐसे पेशेंट का हार्ट रेट कम होता है, ठीक है, और उनकी ड्राई स्किन होगी, स्वेलिंग होगी, पफिनेस होगी, ठीक है, ये भी चीज़ हो गई। और फिर सिम्टम्स तो मैंने अभी बताया आपको, ये हो सकते हैं। दूसरा फिर लैब टेस्ट कर सकते हैं आप। ऐसे पेशेंट में इनका जो T4 है वो तो कम आएगा और जो TSH है वो बड़ा हुआ आएगा। TSH एक हार्मोन होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी, दिमाग में पिट्यूटरी जो होता है वहाँ से रिलीज होता है। दैट इज TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को आगे स्टिमुलेट करता है कि भाई थायरॉक्सिन को रिलीज करो, ठीक है। तो अब जब वो देखता है ब्लड में थायरॉक्सिन का लेवल कम है तो वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है TSH को, कि भाई इसको स्टिमुलेट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा थायरॉक्सिन रिलीज हो। तो ऐसे पेशेंट में TSH बड़ा हुआ होता है और T4 कम होता है, ठीक है, ये इसकी पहचान हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में दोस्तों इसके लिए जो मेडिसिन दी जाती है दैट इज लीवोथायरॉक्सिन, वो एक सिंथेटिक T4 ही होती है, जो आपकी बॉडी में T4 बन रहा था उसका रिप्लेसमेंट है, उसी को रिप्लेस किया जाता है। अब इसमें लीवोथायरॉक्सिन को लेने का जो तरीका है वो है खाली पेट सुबह सुबह उठकर खाने, आपको ब्रेकफास्ट से कम आधा से 1 घंटे पहले ले लेना चाहिए। क्योंकि इसको अगर आप खाने के साथ लेंगे, किसी मील के साथ लेंगे, तो इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, इसका पूरा इफेक्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बाइंड हो जाएगा खाने के साथ जाके, इसका एब्जॉर्प्शन आंतों से फिर कम होगा और 70 to 80% ही आपके ब्लड में जा पाएगा, तो इसका इफेक्ट कम पूरा आपको नहीं मिल पाएगा। और कुछ चीज़ें और है, जैसे आयरन सप्लीमेंट हो गया जो खून बनाने की दवा है, कैल्शियम सप्लीमेंट जो आपका हड्डी मजबूत करने के लिए आपके डॉक्टर लिखते हैं, और आपका एंटासिडोडाइजीन टाइप की जो मेडिसिन है जिससे आपकी गैस की जलन कम होती है, ठीक, उसको भी आप कम से कम इस 2 से 3 घंटे का आप गैप करेंगे। अदरवाइज ये उसके साथ भी बाइंड करती है लिवोथायरॉक्सिन और उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, फिर आपको पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा थायरॉक्सिन का। अब दोस्तों कुछ डाइट के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ डाइट स्पेशल क्या प्रिकॉशंस लेनी होती है डाइट में भी, या कुछ स्पेशल डाइट अगर ले तो क्या है, तो क्या नहीं लेना होता है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। कि इसमें जो कुछ सोया प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि सोया प्रोडक्ट में सोयाबीन हो गया, सोया मिल्क हो गया, सोया सॉसेज होती हैं वो, ठीक है, तो या सोया से बना हुआ कोई और प्रोडक्ट जैसे कि चीज़ वगैरह, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे एक फाइटोएस्ट्रोजन निकलता है। फाइटोएस्ट्रोजन है वो थायराइड को बनने नहीं देता, उसको बनने में उसकी रुकावट पैदा करता है। तो आपको उसको इन प्रोडक्ट्स को जो आपके सोया वाले प्रोडक्ट, इनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और कुछ जैसे हैवी फाइबर्स हैं वो भी अफेक्ट कर सकते हैं। फाइबर्स में बहुत ज़्यादा जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे ब्रोकली हो गई, या आपके कैबेज हो गई, या स्पैनेज हो गई, केले हो गए, तो ये आपको 4-5 घंटे का आप इसमें गैप करें, ब्रेकफास्ट के टाइम पर ना लें, तो उसका एब्जॉर्प्शन वो उससे अफेक्ट नहीं होगा। तो अब जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच जो फूड होते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वो आप लीजिए, जैसे ब्लूबेरीज, टोमेटोज, तो ओवरऑल फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं थायराइड को भी फायदा बचाएंगे। थायराइड के बनने के लिए एक एंजाइम्स जो है उसको सेलेनियम की ज़रूरत पड़ती है, तो आप सेलेनियम रिच फूड ले सकते हैं, ठीक है। अब सेलेनियम जो है आपका सेलेनियम आपका सनफ्लावर सीड्स में और कुछ नट्स में पाया जाता है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही इसको एक अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है थायराइड हार्मोन को बनने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड टायरोसिन। अब टायरोसिन आपका नॉर्मली नॉन वेज में और इसमें डेयरी में, मिल्क प्रोडक्ट्स में मिल जाता है, और लेग्यूम्स में भी होता है, तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। जो हाइपोथायराइडिज्म है इसमें वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है और वेट लूज करने में पेशेंट्स को परेशानी होती है। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो इसी के बारे में होगा कि हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट को
कि क्या करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज, डाइट और उसमें क्या रुकावटें आती हैं। तो ये थी दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है आप इसको शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।